नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के प्रसिद्ध संस्मरण के विषय में, जिसका नाम है रजिया, जो कि मूल रूप से माटी की मूर्तें, जो उनका संस्मरण है, पूरा एक संग्रह है संस्मरणों का, उसमें से लिया गया है। और यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिंदी एमए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम इस पाठ के कथानक के विषय में बात करेंगे। संस्मरण के पूरे कथानक को स्पष्ट करने के बाद महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या करेंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि इस पूरे संस्मरण से बन सकता है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो भूलिए मत, आपको इसे लाइक करना है और 2 लोगों को शेयर करना है। तो चलिए बात करते हैं रजिया संस्मरण के विषय में। संस्मरण के कथानक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें रजिया नाम की एक बालिका है, जिसके सबसे पहले तो मैं संस्मरण के बारे में आपको बता देती हूँ। संस्मरण वह होता है जो लेखक की स्मृति के आधार पर लिखा गया होता है, और संस्मरण के किरदार कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं और असाधारण भी हो सकते हैं। तो रजिया की जो शारीरिक संरचना है वो कुछ इस तरह से लेखक के शब्दों में: कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई, भरबाह की बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। यानी जो लेखक हैं इसके, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, एक नेता बनकर वापस उसी गांव में लौटते हैं। तो वहाँ पर उस रजिया की पोती जो है वो उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले जाती है। तो पहली बार जब वो उसकी पोती को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो रजिया अपने बाल स्वरूप में वहाँ पर खड़ी हो। उसी का वर्णन वह यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरे संस्मरण को इस तरह से बता देती हूँ कि इसका कोई भी गद्यांश अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसको बहुत ईजिली पहचान सकें कि यह किस भाग से आया हुआ है। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पकड़कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ठेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ का खाना छूना मत। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। वह मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मैले पेटिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मुझे एक मेले में मैं खो गया था। मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा। माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगोकर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भर बाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंख में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खंचियाँ लेकर आते हुए मैं देखा करता था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी, और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी। मुख से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती वह सौदे पटाई जा रही थी।
अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता तो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी। उसके पैर तो वहीं बद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकवे और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिया। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारी की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा, थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ी हारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी, और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्या रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानी से? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमटकर उसके पैरों में लिपट गई थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ी हारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में ही शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे न रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खंचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम है, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी कि वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदारियाँ फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं। शरीर में और स्वभाव में भी। पहले भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखकर ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत यह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बउआ जी को फुसलाने लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई, और उसमें निरंतर परिवर्तन आने लगे। हाँ, रजिया अब अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ी हारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ साथ चूड़ी हारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ी हारिन, यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है कि इमारत शानदार थी। ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी, और मैंने मान लिया यह उसका पति है। किंतु
तो भी अनजाने में पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंसी, बोली, यह मेरा खाविंद है मालिक। तो इस तरह से रजिया की जो है वो शादी भी हो जाती है। जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह क्या, भेंट तो थी, किंतु क्या इससे भेंट कहा जाए? मैं अब ज्यादातर घर से दूर ही रहता था। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूं कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यहाँ मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक युवक थे, एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुगल कर रही थी। एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौंक पड़ा। युवक में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बड़ी आ रही है और निकट पहुंचकर यह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना, अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साथ श्रृंगार की कुछ और नई चीज़ें भी ले जाती हूँ। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहाँ रहते हैं मालिका, मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और जब तक पूछें कि अकेली हो या, एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब वह रजिया नहीं थी, किंतु उसकी हंसी नहीं थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही। न जाने कब तक वह बोलती रही। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, यह सब मैं बिल्कुल भूल सा गया। उसने हसन को पान लाने भेजा। जब हसन पान लाने चला गया तो रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ की हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदा भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिनें हैं, हिंदू दर्जी हैं और दुनिया भर के पेशेदार हिंदू मौजूद हैं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पशुपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाँह छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई है, किंतु इसका बचपना नहीं जाता। और दूसरे दिन मैं पाता हूँ कि रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, ले जाओ वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहनाइएगा। वह देकर खिलखिला पड़ी। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर, जहां न ले जाए, जिस औघड़ घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध और कान में साएं साएं की आवाज़, चेहरे पर गर्दन गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गाँव है, यहाँ रजिया रहती है। किंतु क्या आज मैं यहाँ भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़भागी समझेगा। जिससे दो बात
कर लूँगा वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्णिम युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीप अभ्यासवश एक काम के लिए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो, यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वही बच्ची। अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आंखें, वही भरभरा की कमीज, वे ही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। दिन में सपना। वह आती है, जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलई खुलकर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी सोख लड़की। दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है। बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए ना, जाने बेचारी जीती है या नहीं। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढुढुर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। बहू रजिया, यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़ पुकार रही है, दादी ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहले वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों में भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतुहें उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी। किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी। और अरे, चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां। और देखो, अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ श्वेत बना दिया है। तो इस प्रकार यह रजिया का संस्मरण था। अब अगर हम प्रश्न करेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, तो रजिया संस्मरण के आधार पर रजिया की चारित्रिक विशेषताओं को हम इन हेडिंगों में बांट सकते हैं। ग्रामीण बाला का प्रतिनिधि चित्र, सीधी सादी और भोली भाली गांव की बालिका का चित्र। और तीसरी हमारी हेडिंग हो सकती है, रजिया एक जिम्मेदार व्यक्तित्व। चौथी हेडिंग हो सकती है, ग्रामीण जीवन का सजीव एवं वास्तविक चित्रण। पांचवी हेडिंग हमारी होगी, विनम्रता। छठी होगी, सहृदयता, सहजता और सरलता। सातवीं हेडिंग होगी, भावाकुल पात्र। और अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी, चारित्रिक विशेषताओं का प्रतिनिधि पात्र। तो इस प्रकार इन हेडिंगों के जरिए हमारा एक प्रश्न तैयार हो सकता है। और सबसे पहले जो हमने पूरे संस्मरण को यहाँ पर पढ़ा है, उसको पढ़ने का केवल एकमात्र उद्देश्य यह था कि इसमें से आने वाला कोई भी गद्यांश आप उसकी ससंदर्भ व्याख्या करने में सक्षम हो सकें और पहचान सकें कि यह रजिया नामक संस्मरण से उद्धृत है। आगे मैंने कुछ यहाँ पर गद्यांश दिए हैं, जिनको आप लोग देख लीजिएगा। इन गद्यांश के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से, देखिए, मान लीजिए गद्यांश है, फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है, मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती है। तो इसमें संदर्भ किस तरह से है? संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक स्मारक साहित्य संग्रह के संस्मरण रजिया से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में रजिया के युवावस्था में आने पर स्वभाव में हो रहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद व्याख्या किस तरह से की गई है? लेखक कहता है कि कुछ दिनों बाद रजिया युवा हुई तो वह लेखक के निकट आने में शर्माने लगी। यानी जो बात ऊपर कही गई है उसमें
साहित्यिक लहजा है, लेकिन यहाँ पर जब व्याख्या हम करेंगे तो उसको सरल से सरल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। व्याख्या कर लेने के बाद जो विशेष बातें हैं उनका हमने उल्लेख किया, जैसे कि गद्यांश की भाषा सरल है, सहज है और समझ में आने वाली है। युवावस्था में हो रहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद मैंने ठीक इसी तरह एक गद्यांश यहाँ पर और भी दिया हुआ है जिसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये संस्मरण हमारा पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को नियमित रूप से इसके वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।